नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। और नाज़रीन, आपको अच्छी तरह मालूम है कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए गैर मामूली शख्सियतों को मदऊ करते हैं, जिनका ताल्लुक हो पॉलिटिक्स से होता है, सियासत से होता है, या फिर खेल कूद से होता है, या फिर ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से वो ताल्लुक़ रखते हैं और गैर मामूली खिदमात अंजाम देते हैं। हमारे प्रोग्राम का हिस्सा जहाँ उलमा व मशाइखीन बनते हैं, खिलाड़ी भी बनते हैं, सियासतदान भी बनते हैं, सहाफ़ी बनते हैं, अदीब भी बनते हैं, वहीं पर आप देखेंगे कि हुकूक़ इंसानी के जहदकारों को भी हम खुसूसी तौर पर मदऊ करते हैं। बहरहाल आज जो हमारे दरमियान शख्सियत मौजूद है वो मोहताज तारुफ़ नहीं है, और वो उनके बारे में मैं आपको बता दूँ कि वो एक हुकूक़ इंसानी के जहदकार ही नहीं, बल्कि हुकूक़ इंसानी की वकालत करने वाले एक गैर मामूली शख्सियत हैं, एक बहुत बड़े सहाफ़ी है, और कई किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। और आपको ये भी बता दूँ कि उन्होंने सादत हसन मंटो की के जो अदब था उसका भी उन्होंने तर्जुमा किया है। गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनका जो दिल है वो हिंदुस्तान भर में दिखाई देता है। उनकी जो सोच व फ़िक्र है हिंदुस्तान भर में वो नज़र आती है। तो बहरहाल मैं बात कर रहा हूँ आकार पटेल की। आकार पटेल, जैसा कि मैंने कहा, कि कोई मोहताज तारुफ़ नहीं है। आपको बता दूँ कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑफ़ इंडिया के चैप्टर के वो सरबराह थे 2015 से लेकर 2019 तक, और अब फ़िल वक़्त है चेयर ऑफ़ द बोर्ड ऑफ़ एमनेस्टी इंटरनेशनल इन इंडिया। तो अब हम उनका खैर मकदम करते हैं। आपका खैर मकदम है सर, शुक्रिया। बहुत-बहुत। और जैसा कि मैंने तारुफ़ में बताया है कि हुकूक़ इंसानी के जहदकार हैं, और एमनेस्टी के बारे में बताया, और एमनेस्टी मोहताज तारुफ़ नहीं है, उसी तरह जिस तरह आकार पटेल मोहताज तारुफ़ नहीं है। तो पहले हम बात करेंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल की। क्या हिंदुस्तान में एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ कुछ ऐसा-वैसा नहीं किया जा रहा है? और मैं समझता हूँ कि ऐसा-वैसा जो मैं कह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। देखिए, एमनेस्टी की जो तारीख़ है हिंदुस्तान में, वो तकरीबन 55 साल पुरानी है। तो जॉर्ज फर्नांडिस जो थे, जी। मंत्री थे एनडीए सरकार में वाजपेयी जी के, उन्होंने शुरू किया था एमनेस्टी को 70 में। उसके बाद कई दफ़ा एमनेस्टी का काम यहाँ पर शुरू हुआ, फिर से रुक गया। जबकि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, जबकि बीजेपी से पहले जनता दल की सरकार थी। जी। तो ये कोई नई बात नहीं है कि भारत की जो सरकार है वो हमसे खुश ना हो, और हमसे मुराद हमारे काम से। इस दफ़ा जो हुआ वो ये हुआ कि बग़ैर कोई कन्विक्शन के, बग़ैर कोई कोर्ट ने हमें गिल्टी करार दिए बग़ैर, सरकार ने हमारे बैंक अकाउंट्स को फ्रीज़ किया, और हमसे ये कहा गया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के तहत जो कार्रवाई है वो 90% कोर्ट के बाहर रहती है, वो सरकार के अंदर ही रहती है। तो ये आप कंप्लीट करें, उसके बाद जो शायद आप जीत जाएं या हार जाएं, आप कोर्ट जा सकते हैं। तो फिलहाल पिछले सालों में, पिछले 3 सालों में यही काम चल रहा है कि हम सरकार के अंदर जो ट्राइब्यूनल्स रहती हैं वहाँ पर हम अपना केस हम पेश कर रहे हैं, और ये लगता ये है कि शायद 8-10 महीनों में कोई नतीजा आए उन केसों के। अच्छा, ये बताइए कि हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे, एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में आपने कहा कि 50 बरसों से ये काम कर रही है, तो जो आज़माइशी दौर आया है एमनेस्टी इंटरनेशनल का, तो वो कौन-सा दौर रहा? क्या आपके सरबराही का दौर रहा, या फिर उससे पहले का? नहीं, मेरा ये मानना है कि यहाँ पर जो सरकारी ढांचा है, वो कोई भी पार्टी हो, वो ये नहीं चाहती कि ऐसे हकूक़ों पर काम किया जाए, ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ों पर जहाँ पर एमनेस्टी ने सदियों से तो नहीं, दशकों से काम किया है, जैसा कि कश्मीर। जी। तो वो या कांग्रेस हो या फिर वो बीजेपी हो, रवैया सरकार का यही रहता है कि आप ये काम ना करें, आप दुनिया को ये ना बताएं कि वहाँ क्या हो रहा है, सरकार वहाँ क्या कर रही है। तो कोई ऐसा दौर तो था नहीं मेरे नज़दीक जो अलग था किसी और दौर से। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि पिछले 8 सालों में जो हो रहा है भारत में, ऐसा दौर भी कभी नहीं हुआ पहले कि एकदम खुले तरीके से ऐसे कवानीन आए इस देश में जो कि एक कौम को टारगेट करें, जो पहले नहीं हुआ था पहले। जी। अच्छा, ये बताइए कि जैसा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की हमने बात की है, तो हुकूक़ इंसानी जो है, ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन हो रहा है,
फिर वक्त इंडिया में, उसे कैसे देखते हैं आप? 2-3 तरीकों का है। एक तो ये कि जो जमहूरियत है भारत में, जी। दुनिया के बहुत सारी ऐसी थिंक टैंक्स हैं, संस्थाएं हैं, वो ये मानती हैं कि भारत में आज जो जमहूरियत का जो पैमाना है वो कम हुआ है पहले से। जी जी। और ये कम क्यों हुआ है? इस वजह से नहीं कि यहाँ पर लोग वोट नहीं डाल सकते, इस वजह से नहीं कि यहाँ पर कोई पार्टी खोल नहीं सकता या कोई पार्टी को चला नहीं सकता। इस वजह से कि जो जमहूरियत का जो दूसरा हिस्सा है, जो आईनी हक होते हैं लोगों के पास, कि आपके पास बोलने की आज़ादी है, आपके पास फ्रीडम ऑफ असेंबली है कि आप इकट्ठा हो सकते हैं, उसकी आज़ादी आपके पास, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है कि आप कोई एनजीओ शुरू कर सकते हैं, उसमें आप काम कर सकते हो, वो नहीं है या वो कम हो गई यहाँ पर जी। और मेरा ये मानना है कि ये सही है कि भारत एक पूरी तरीके से आज आज़ाद नहीं है। एक पूरे ढंग से भारत को जमहूरियत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत सी ऐसी आज़ादियाँ हैं जो एक जमहूरियत में होनी चाहिए, जो आम नागरिक को, आम शहरी को यहाँ पर नहीं हासिल। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 साल पहले भारत पूरी तरह आज़ाद था और आम शहरियों को पूरी आज़ादी थी, और अब मोदी हुकूमत में ये आज़ादी छीन ली गई है। ये जो थिंक टैंक ने ये दावा किया है, जिस दावे के साथ मैं असहमत हूँ, वहाँ पर जो भारत के आंकड़े कम हुए हैं, बहुत कम हुए हैं। ये किसी का दावा नहीं कि भारत एक ऐसी जगह थी जहाँ पर इंसानी हकूक़ सबके पास थे। जो सरकार का रवैया है, या तो एनजीओ के लिए या कश्मीर के लिए, ये बहुत ही अलग था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक जगह पर जो मार पड़ी है जी। हमें, ये लोगों को दिख रहा है ये, कि ख़ास तौर पर जो डिसेंट जो कहते हैं, जो लोग एक नाराज़गी तो नहीं, मैं सरकार से खुश ना हूँ, लेकिन मैं अपनी आवाज़ को उठाऊं, मैं कहूँ कि सीए जो कानून है वो सही नहीं है, उसका जो दायरा है, मैं कहाँ पर अपनी आवाज़ में फैला सकूं, वो दायरा थोड़ा कम हो गया है। और दुनिया ये कह रही है कि ये नज़र में आ रहा है कि 2014 के बाद भारत में ऐसा हुआ है, जो दिख रहा है कि जो लोग ऐसी राय रखते हैं वो तो या तो जेल जाते हैं या तो वो चुप हो चुके हैं, क्योंकि एक दबाव आया है ऊपर से जो एक जमहूरियत में नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक अहम बात नाज़रीन आपको बता दूं कि आकर पटेल हमेशा हुकूक इंसानी के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, तो उनसे ये सवाल भी किया जा सकता है कि लोग कहते हैं कि जमहूरियत कमज़ोर हो गई है और जो आइनी हुकूक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपके राइट्स हैं वो छीन लिए जा रहे हैं, उसका वायलेशन हो रहा है, वो पामाल हो रहे हैं। तो ये तो लोग कहते हैं, लेकिन बहैसियत सहाफ़ी, बहैसियत अदीब, बहैसियत हुकूक इंसानी के जहदकार और एमनेस्टी के चेयर के आकार पटेल क्या कहते हैं? मेरा ये मानना है कि ये सही बात है कि जो आज़ादियाँ कोई जमहूरियत में कम नहीं होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, कि जो 30 साल पहले जो हालात थे उससे बेहतर होने चाहिए। आज हमको खुल के ये बोलने की आज़ादी होनी चाहिए जो सरकार ना चाहे कि वो सुने। ऐसा नहीं हो रहा भारत में जी। और इसकी दो वजहें, एक तो ये कि दबाव ना तो सिर्फ सरकार और पुलिस से आता है, लेकिन जो मॉब वायलेंस है, कि जो लोग आपके घर पे आए, आपके ईदगाह पर आए, आपके गिरजाघर में आए, आपके कलीसा में आकर आपको रोके, ये बढ़ रहा है। जी। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये जितने भी गुट इन चीज़ों पर काम करते आ रहे हैं और दशकों से, ये वो लोग कह रहे हैं। जी। और जिन्होंने भी ये डेटा देखा है इस मसले पर कि क्या भारत में आज़ादियाँ कम हुई हैं 2014 के बाद, जी, नतीजा उनका यही है कि हाँ, कि कम हुई है। तो मेरा तो ये बिल्कुल ही मानना है कि जो हालात आज है वो 2014 से बेहतर नहीं है। जी जी।
एक सवाल ये पैदा होता है ह्यूमन राइट्स के, अगर आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि सिर्फ़ इसके लिए मोदी ज़िम्मेदार है या फिर मीडिया ज़िम्मेदार है या फिर अपोजिशन ज़िम्मेदार है? कौन ज़िम्मेदार है? पहले एक एक बात मैं कह दूं कि बर्रे सगीर में जी। और भारत में ऐसा कोई दौर नहीं था जहां पर हमें ये लगे, या तो अंदर से या बाहर से, कि ये कोई आइडियल स्टेट है, यहाँ पर हकूक सबके पास हैं और सब फ्रीली कोई काम कर पाते हैं। ये हालात कभी नहीं थे। लेकिन 2014 के बाद दो चीज़ें हुई हैं। एक तो ये कि हमारी तारीख में ऐसा कोई भी साल नहीं था, ऐसी कोई भी सरकार नहीं थी जहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट, जो केंद्र की सरकार है हमारी, वहाँ पर कोई मुसलमान मंत्री ना हो। जी। ये पहली दफ़ा हुआ है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि आपके पास 272 से ज़्यादा एमपी हो लोकसभा में, उसमें से एक भी मुस्लिम ना हो। जी। आपके पास 90 से ज़्यादा राज्यसभा में एमपी हैं, नॉमिनेटेड लोग हैं ये लोग, जैसा कि जयशंकर, जैसा कि निर्मला सीतारामन, जैसा कि जेटली थे उनसे पहले। एक भी मुसलमान ना हो। पहली दफ़ा हुआ है भारत में 47 के बाद कि कोई भी मुसलमान चीफ मिनिस्टर नहीं भारत में। तो ये 20 करोड़ लोग जो हैं, जिनको अलग किया गया है सियासी तौर पर, पॉलिटिकल अपार्थाइड, जानबूझकर। लेके परिया। बिल्कुल, ये नया है। ये एक चीज़। दूसरी नई चीज़ ये है कि 2015 के बाद ऐसे कवानीन आए, या तो यूनियन गवर्नमेंट से या तो राज्यों की सरकार से, जो माइनॉरिटीज़ को, ख़ास तौर पे मुसलमान को टारगेट करते हैं। आज मुसलमान मर्द एक अकेला शहरी है जिसके लिए तलाक जो है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। मैं अपनी बीवी से, कोई ये आरोप लगाएं कि मैंने अपनी बीवी से एक सिटिंग में 3 दफ़ा तलाक बोला, ना तो हमारा तलाक होगा, ना तो वो कोई जुर्म होगा। अगर आप पे कोई ये आरोप लगाएं कि आपने अपनी बीवी से ये कहा, आपका भी तलाक नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये वैलिड नहीं है, लेकिन ये जुर्म हो जाएगा। तो जो एक सिविल रॉन्ग है बाकी लोगों के लिए, वो एक मुसलमान के लिए एक क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है। 8 ऐसे राज्य हैं 2018 के बाद जहाँ पर हिंदू और मुसलमान के बीच शादी होना नामुमकिन के बराबर है। आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है। और देखें, ये जो कल्चर है हमारा भारत का, वो ये है कि जो बेटी आती है घर में, वो उस घर का जो कल्चर है वो ले लेती है। और कल्चर बराबर दीन। जी। कोई भी हो, हिंदू मुसलमान के घर जाए, मुसलमान हिंदू के घर जाए, जो भी हो। 8 ऐसी जगहें हैं भारत में जहाँ पर आपको फॉर्म भरना पड़ता है शादी के से पहले, 1 महीने से पहले, जो सरकार ये तय करेगी, या तो वो कलेक्टर हो या तो वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो, कि ये शादी होगी या नहीं होगी। कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर सरकार के पास ये इख्तियार है कि उस शादी, जहाँ पर जिस शादी में बच्चे भी हों, वहाँ पर भी वो लोगों को अलग कर सकती है। ये टारगेटेड लॉज हैं। 2015 से पहले जितने सालों मैंने अखबारात में काम किया, मैंने कभी नहीं सुना कि ये बीफ लिंचिंग की जो न्यूज़ है ये क्या चीज़ है। वो 2015 के बाद शुरू हुई। ये क्यों हुई? ये इसलिए हुई कि मोदी साहब ने कहा कि ये पिंक रेवोल्यूशन बंद होना चाहिए। तो पहले महाराष्ट्र और फिर हरियाणा ने पोजेशन ऑफ बीफ के खिलाफ क्रिमिनल लॉज लगाए। और जहाँ पे ये एक बात देखनी होगी हमें, जो दुनिया देख रही है, कि जितने भी कवानीन मुसलमान से लगते हैं, ज़्यादातर वहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ को रिवर्स किया जाता है जी। मान लीजिए, मैं फ़र्ज़ करें कि आज मेरे पास कोई लाश पड़ी हो और मेरे हाथ में कोई चाकू हो, पुलिस को ये साबित करना पड़ेगा कि ये मैंने किया है, खून किया है। अगर मुझे
मुझ पर ये आरोप लगे कि मेरे फ्रिज में बीफ जो गोश्त है वो बीफ है, जैसे कि अखलाक को लगाएगा तो बिल्कुल, तो ये मुझको साबित करना पड़ेगा कि ये गोश्त बीफ नहीं है। तो 2019 में एक ऐसा केस आया था गुजरात में, जो एक शख्स जो मुसलमान था ऑब्वियसली, उस पर आरोप लगाया कि आपने जो कुछ दिनों पहले जो गोश्त दिया था आपकी बेटी की शादी में वो बीफ था। पुलिस ये तय नहीं कर पाई कि ये क्या था मसला। कोर्ट ने 10 साल की सज़ा दी कि ये आपको साबित करना है कि आपने जो गोश्त दिया था वो बीफ नहीं था। जज साहब ये फिर गुजरात हाई कोर्ट ने इसको तब्दील कर दिया हम सेंटेंस को, लेकिन जो जज ने किया था वो सही था, क्योंकि ये कानून कहता है कि आपको साबित करना है। ठीक उसी तरीके से जब कोई शादी हो, किसी का दीन तब्दील हो, तो औरत अपना दीन तब्दील करती है, उसको साबित नहीं करना है कि कोई कोर्जन नहीं था उस पर। जिस घर में वो शादी कर रही है उन लोगों को साबित करना होता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कलेक्टर को, कि कुछ गड़बड़ नहीं हुई। तो ये ठीक नहीं है कि आप कॉमन लॉ की जो बुनियादी चीज़ है कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, और वो बदल दिया आपने सिर्फ एक कौम को टारगेट करने के लिए। तो बहरहाल एक बात बताइए कि आपने और हिंदू राष्ट्र आपने लिखी है, फिर उसके बाद आपने प्राइस ऑफ द मोदी ईयर्स भी आपने लिखी है, तो बहैसियत मुसन्निफ, बहैसियत सहाफ़ी, आप कैसे देखते हैं हिंदुस्तान को, कि हिंदुस्तान किस समत में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है? तबाही की तरफ जा रहा है या फिर अफरा तफरी की तरफ जा रहा है, अनार्की की तरफ? हम दीनी मसाइल को छोड़ दें तो भी लोगों को ये जानना चाहिए कि 2018 में कोविड से पहले बांग्लादेश भारत से आगे निकल गया था मईशत में, कि वो पर कैपिटा जीडीपी जो कहते हैं, जो कि वो 40% पीछे था 2014 में, तो वो आके भारत से आगे निकल गया, आज भी आगे है। हम ये मानते हैं कि हमारी तुलना होनी चाहिए चीन से या जापान से या साउथ कोरिया से या यूएस से। वहाँ पर वो ये नहीं है। जो दर्जा है हमारा वो यही है कि वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है पर कैपिटा जीडीपी में, क्योंकि हमारे लोग ज़्यादा हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी 3rd लार्जेस्ट जीडीपी शायद बन जाएगी जल्दी। पर मुश्किलात ये है कि पिछले 10 साल आप देखें, और मैं कोविड से पहले की भी बात करूं तो हालात यही है। जो जीडीपी का ग्रोथ रेट था उसके 10 साल पहले उससे कम है, जो 80 के दशक में था उतना ही है, 5.5% के लगभग। तो ये ग्रोथ रेट वो नहीं जो चीन ने हासिल किया या जापान ने हासिल किया उन दशकों में, जहाँ पर वो एक फर्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमी या डेवलप्ड इकोनॉमी बन गया जापान। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बदलाव आया है जो हमें ये दिखाता है कि इसमें अगले 10-15 सालों में कोई फ़र्क आएगा। अब मुश्किलात ये है कि भारत में सिर्फ 40% ऐसे लोग हैं जो कि 15 की उम्र से ज़्यादा हैं, और या तो काम कर, या तो कोई नौकरी पे हैं, या तो वो नौकरी ढूंढ रहे हैं। और ये देखें तो ये बांग्लादेश से कम है, ये चीन से कम है, वियतनाम से कम है, थाईलैंड से कम है, यूएस से कम है। और ये मैं ये नहीं मानता कि ये इसमें कोई ज़्यादा बदलाव आएगा, क्योंकि काम है नहीं। तो ऐसे मोड़ पे हम आ चुके हैं जहाँ पर हमारा जो डेवलपमेंट है, जो बुनियादी तौर पर अच्छी नौकरियों के ज़रिए आना चाहिए, वो नहीं आ रहा। और डर है मुझे कि जो इतने करोड़ लोग जो कि गुर्बत में आज हैं वो रहेंगे सालों तक, क्योंकि कोई इसका, मैं किसी चीज़ को मानने को ही नहीं तैयार कि मेरी कोई यहाँ पे मेरी कोई कजी, मेरी कोई गलती हुई है या मेरे हालात ऐसे हैं, मैं ये मानने को नहीं तैयार। और मोदी जी मानने को नहीं तैयार कि यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी हुई है। मैं उसको सुधारूंगा नहीं, मैं उस पर कोई काम नहीं करूँगा जब तक मैं अपने आप से ना कहूँ कि ये जो मैं देख रहा हूँ अपनी ही आँखों से, वहाँ पे कोई मुश्किलात है।
तो जब तक आप मानने को ही नहीं तैयार तो आप उसको सुधारोगे भी नहीं और ये सुधरेगा भी नहीं। जी। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूँ कि जहाँ तक आकर पटेल का सवाल है, वो एक मुमताज़ सहाफ़ी हैं और आपको बता दूँ कि गुजरात की एक अखबार है दिव्या भास्कर, उसके ये एडिटर रह चुके हैं और डेक्कन क्रॉनिकल के डिप्टी एडिटर भी रह चुके हैं। आपके आर्टिकल्स बहुत शाये होते हैं, लोग शौक़ से भी पढ़ते भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि बहैसियत सहाफ़ी ये बताइए कि हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि किस तरह साबिक़ गवर्नर जम्मू कश्मीर सत्यपाल मलिक, तकरीबन वो 5 रियासतों के गवर्नर भी रह चुके हैं और बीजेपी के बहुत बुज़ुर्ग लीडर हैं और मैं समझता हूँ कि 50 वर्षों से ज़ायद वो सियासत कर रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी हुकूमत जो है या मोदी है या अमित शाह है या बीजेपी के कायदीन है, वो अपनी आदत के मुताबिक, अपनी फ़ितरत के मुताबिक इंतखाबात जीतने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे कि एक बीजेपी के बड़े लीडर का कत्ल होगा। इस तरह की बात उन्होंने की। ये हो सकता है कि वो जिस तरह पुलवामा वाक़या है उस तरह का भी हो सकता है, पाकिस्तान के साथ मैच फिक्सिंग भी हो सकती है सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। इस तरह की बात उन्होंने की है। यहाँ तक उन्होंने कहा है कि मुल्क भर में दंगे फ़साद भी हो सकते हैं और सब ये जो कुछ भी होगा सिर्फ़ और सिर्फ़ इलेक्शन जीतने के लिए होगा। तो आप क्या समझते हैं कि हमारी पॉलिटिक्स जो है या वैल्यूज़ हैं, पॉलिटिकल वैल्यूज़, वो इतने गिर गए हैं कि हम लाशों पर चढ़ते हुए इक़्तिदार हासिल करें? नहीं, ये कोई नई बात नहीं है। आप देखें तो बीजेपी जो कि 51-52 में बनी, तब उसका नाम जनसंघ था। 1990 तक, माने 40 सालों में कोई भी एक ऐसा स्टेट नहीं था जहां पर बीजेपी अपने बलबूते पर चीफ मिनिस्टर ला पाए। 40 सालों में गुजरात में दशकों तक सिंगल डिजिट वोट शेयर था उनका, 2%, 3%, 2 लगी रही। लेकिन बीजेपी, बदलाव कब आया? बदलाव तब आया जब बाबरी मस्जिद का मसला छेड़ा उन्होंने। तकरीबन 3000 लोग मरे जब आडवाणी जी ने अपनी यात्रा निकाली। मेरा शहर सूरत, वहाँ पर लोग मरे। तो ये कोई नई बात नहीं। आप 84 देखें तो उसके बाद, उन दंगों के बाद कांग्रेस को फ़ायदा हुआ था। ये बहुत से पॉलिटिकल थियरिस्ट, साइंटिस्ट ने दिखाया है डेटा के ज़रिए कि जहाँ पर हिंसा होती है वहाँ पर फ़ायदा होता है पार्टियों को। तो ये कोई नई बात नहीं है। ये बात शायद ठीक होती कि जो मलिक जी आज कह रहे हैं वो तब कहते जब वो गवर्नर थे कश्मीर के। तब तो जो उनकी हरकतें थी कि वो फैक्स का मशीन नहीं चल रहा है वगैरह वगैरह, तो उनकी बातों को सीरियसली लेना शायद ठीक ना हो। लेकिन ये बात बिल्कुल ही सही है कि जब कोई हिंसा होती है, जब कोई दंगा होता है, तो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी को उससे फ़ायदा होता है। जी। बहरहाल नाज़रीन, जिस तरह के ख़यालात आकर पटेल साहब ने ज़ाहिर किए हैं, उससे आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है और क्या होना चाहिए। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि हम अपने इस प्रोग्राम आमने सामने के जो मेहमान होते हैं, उनसे प्रोग्राम के आखिर में एक मैसेज लेते हैं अपने नाज़रीन के और सियासत टीवी के जो नाज़रीन हैं और अखबार के जो क़ारीन हैं, उनके लिए। तो हम चाहेंगे कि आकार पटेल साहब हमारे सियासत अखबार के जो क़ारीन हैं, रीडर्स हैं, उन्हें, और जो हमारे सियासत टीवी के व्यूअर्स हैं, उन्हें एक मैसेज दें। मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो हालात हैं उसके तनाज़ुर में अगर देंगे तो बेहतर है। एक शहरी का काम ये होता है कि ना कि सिर्फ वो वोट डालें। आइन तगड़ा तब होता है जब हम सब खड़े हुए होते हैं एक दूसरे के लिए। जब कोई मुश्किलात में हूँ तो कोई और मेरे साथ खड़ा हो। ये चीज़ आइन को, शहरियत को, जमहूरियत को मजबूत बनाती है। तो मेरा ये मानना है कि लोगों को थोड़ा और रस लेना चाहिए सियासी मुद्दों में, वोट को छोड़कर। जी, बहुत ही प्यारा मैसेज आपने दिया है। और नाज़रीन, आपको बता दूं कि जमहूरियत और आइन बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं और यकीन मानिए कि अगर जमहूरियत और आइन मजबूत हों और उनकी खिलाफ वर्जियाँ ना हो और जमहूरियत कमज़ोर ना हो तो यकीन मानिए कि हिंदुस्तान तरक्की कर सकता है। और हम सब यही कह सकते हैं फ़ख्र से कि जय हिंद। और इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम आमने सामने अख्तिताम को पहुँचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।